नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम से बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम से बढ़िया चल रही होगी। तो उसी पढ़ाई को और बेहतरीन बनाने के लिए हम आज ये प्रैक्टिस सेट 13 लेकर के आए हैं। इससे पहले मैं 12 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं और ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये जरूरी नहीं दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण हो, यूपी पुलिस स्टेट एग्जाम के लिए, सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रैक्टिस सेटों की। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा रह गई। तो समझिए भाई इस बात को, उसने एक बार 8 लीटर दूध निकाल करके 2 बार यह प्रक्रिया दोहराई गई है। इसका मतलब टोटल ये प्रक्रिया कितनी बार हो गई? 3 बार। कितनी बार हो गई? 3 बार। तो भाई प्रारंभ में कितना दूध था? 80 लीटर। कितना था? 80 लीटर। ठीक है भाई। अब इसमें से जब 8 लीटर दूध निकाला गया तो अगर हम बात करें भाग की, तो 8 लीटर 80 का कितना भाग है भाई? आप बोलोगे सर 1/10 भाग है। ठीक है भाई। जब 10 में से अगर 1 भाग निकलेगा तो कितना भाग रह जाने वाला है? 9/10 भाग। ठीक है भाई। तो जब एक बार यह प्रोसेस अपनाया गया तो कितना भाग रह जाएगा? 9/10 भाग रह जाएगा। और यह प्रक्रिया 2 बार और की गई है तो पुनः 9/10 गुणा 9/10। ठीक है भाई। तो ओवरऑल अब यह जो दूध रहने वाला है वह कितना रहने वाला है? एक बार फिर से समझिए, प्रारंभ में 80 लीटर दूध था, इसमें से 8 लीटर निकाला गया है तो 8/80, इसका मतलब 1/10 भाग। तो हर बार जब 1/10 भाग निकाला जाएगा तो रह कितना जाएगा? 10 में से 1 माइनस कर लीजिए, 9/10 भाग रहने वाला है। ठीक है भाई। और ये जब 3 बार प्रक्रिया की गई है तो 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10। तो अब इसे जरा सोल्व कर लेते हैं। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 9 नाम 81 और 81 निम्मा 729। तो 729 इंटू 8/100। 100 को यहाँ एज इट इज रखेंगे, काटेंगे नहीं, क्योंकि 100 से क्या होगा, लास्ट पीछे से 2 अंक पहले 10 मतलब लग जाएगा। तो बस गुणा कर लेते हैं। 8 नाम 72 की 2 हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 की 3 हासिल 2, 8 7 56, 56 और 2 58। और 100 से भाग दोगे तो पीछे से 2 अंक पहले 10 मतलब आ जाएगा। इसका मतलब जो अब बर्तन में शेष दूध की मात्रा जो रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है? 58.32 लीटर। ठीक है भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा? 58.32 लीटर। ठीक है भाई। आई होप समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग कार्य को क्रमशः 20 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ वह कार्य 6 दिन तक किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया, इसके बाद वह कार्य 4 दिनों में पूरा होगा। तदनुसार सी अगर अकेला काम करता तो वह कार्य कितने दिन में पूरा करता? चलिए भाई, कहा गया है कि ए काम करता है 20 दिन में और बी कितने में करता है भाई? 15 दिन में। तो एलसीएम कितना आएगा भाई? 60 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ए कितनी ईंटें लगाएगा एक दिन में भाई? 3 ईंटें लगाएगा। और बी कितनी लगाएगा? 4 ईंटें। ठीक है। आगे कहा गया है कि उन्होंने एक साथ वह कार्य 6 दिन तक किया। जब भाई दोनों बंदे मिलेंगे तो कितनी यूनिट काम होगा? 7 यूनिट काम होगा। कितना यूनिट काम होगा? 7 यूनिट। तो इन्होंने 6 दिन तक काम जब किया तो ए प्लस वी का जो 6 दिन का काम रहने वाला है तो ए प्लस बी 6 डेज वर्क। जो 6 दिन का काम होगा वह कितना हो जाएगा भाई? 7 यूनिट दोनों मिलकर के काम करेंगे, 6 7 42। ठीक है भाई। 42 यूनिट इन दोनों ने काम कर लिया 6 दिन में। तो भाई बचा कितना? 42। इसमें से जब माइनस कर देंगे तो 42 को जब माइनस करेंगे तो यहां से बचेगा 18। ठीक है भाई। अब 18 यूनिट काम को करने के लिए बी के स्थान पर कौन आ जाता है? सी आ जाता है। कौन आ जाता है? बी के स्थान पर सी आ जाता है और वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता है? 4 दिन में। ठीक है भाई।
तो जब 4 दिन में अगर ये काम पूरा होगा, 18 यूनिट काम 4 दिन में पूरा हुआ है, इसका मतलब एक दिन में 4.5 यूनिट काम हुआ होगा। एक दिन में 4.5 यूनिट काम हुआ होगा। ये किसकी क्षमता आ गई? ए और सी की, क्योंकि बी की जगह कौन आ गया? सी आ गया। तो जब ए और सी मिले तो उनने एक दिन में कितना काम किया होगा? 4.5 यूनिट काम किया होगा। ठीक है भाई। और हमें ए की पता ही है, ए कितने यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। और दोनों ने मिलकर 4.5 यूनिट काम किया है, इसका मतलब सी ने कितने यूनिट काम किया होगा? 1.5 यूनिट। कितना? 1.5 यूनिट। अब कहा गया है अगर सी पूरे काम को करता है तो भाई कितना टाइम लगेगा उसे? तो पूरा काम कितना था? 60 यूनिट। कितना था? 60 यूनिट। अब 60 यूनिट को अगर सी अकेला करेगा तो सी को भाई कितना टाइम लगेगा? तो सी को काम कराना है 60 यूनिट और इसकी क्षमता कितनी है? 1.5। ठीक है भाई, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा लीजिए, 15 चौके 60, तो 40 दिन लगने वाले हैं। कितने? 40 दिन। तो 40 दिन में सी क्या करेगा? पूरे काम को कंप्लीट कर देगा। समझ पाए होंगे इस बात को? एक बार फिर से इस पर नजर डाल लीजिए। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा था और बी 15 दिन में। ठीक है भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो ए कितने यूनिट काम करेगा? एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। और बी कितना करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। दोनों बंदों ने 6 दिन तक कार्य किया है, तो दोनों बंदे जब मिलेंगे तो 7 यूनिट काम होगा। और जब 7 यूनिट काम होगा तो 6 दिन में 42 यूनिट काम हो गया। बचा कितना भाई? 18 यूनिट। कितना बचा? 18। और 18 यूनिट को बी के स्थान पर कौन आया है? सी आया है। तो जब बी के स्थान पर सी आया तो ए प्लस सी ने मिलकर के 18 यूनिट काम को 4 दिन में कर दिया। इसका मतलब दोनों की जो क्षमता है वह कितनी है? 4.5 यूनिट पर डे। दोनों कितना काम करते हैं? 4.5 यूनिट काम करते हैं। कितना करते हैं? 4.5। उसमें से ए की क्षमता कितनी दे रखी थी? 3। ए की क्षमता हमने ज्ञात कर ली थी 3, तो सी की कितनी रही होगी? 1.5। अब 1.5 यूनिट काम करने वाले से अगर 60 यूनिट काम कराना पड़े तो उसे कितना टाइम लगेगा? 40 दिन। ठीक है भाई, तो सी को कितना लगेगा? 40 दिन। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि अगर 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो जब भी कोई राशि तिगुनी हो, दुगनी हो, 4 गुनी हो, इसका मतलब हमारा धन था भाई 100%, और 3 गुना होने का मतलब है कि अब ये कितना हो जाएगा भाई? 300%। तो प्रिंसिपल हमारा 100% था, वह 3 गुना मतलब 300% क्या हो गया भाई? अमाउंट हो गया। क्या हो गया? अमाउंट हो गया। और जब ये अमाउंट हो गया तो इसका मतलब भाई 200% क्या बढ़ गया भाई? ब्याज बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ये ब्याज बढ़ गया। एसआई के रूप में कितना बढ़ा? 200% बढ़ा। अब बात करते हैं एसआई। ऐसा सवाल कभी भी दिया जाता है तो इसमें या तो वो दर पूछेगा या आपसे टाइम पूछेगा। तो हमेशा जो ब्याज बनती है वह किससे बनती है भाई? रेट और टाइम के गुणनफल से। तो अगर हम इसमें रेट का डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल आएगा, और अगर हम इसमें टाइम का डिवाइड करेंगे तो रेट निकल आती है। तो भाई रेट और टाइम का गुणा होके क्या बनी? ब्याज 200%। ठीक है भाई। अब कितने सालों में बनी है? 25 वर्षों में। तो टी की वैल्यू कितनी है? 25। तो आर गुणा 25 बराबर 200, और 25 से इसे डिवाइड कर दोगे तो 25 अट्ठे 200। तो आर से जो वैल्यू रहने, आर की जो वैल्यू रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है? 8%। ठीक है भाई। अगर यहां पर रेट दी जाती भाई दबे 8%, तो 8 का भाग दे देते 200 में, तो 25 क्या आ जाता? आर का 25 वर्ष आ जाती। ठीक है। तो कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो जब हम रेट का भाग देंगे तो टाइम निकल आता है, और टाइम का भाग देंगे तो रेट निकल आता है। समझ पाए होंगे इस बात को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये दिया है अंडर में 4x माइनस 9 प्लस अंडर में 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस अंडर 7। तो x का मान क्या है? तो भाई ऐसा सवाल करना नहीं है। अगर ऐसा सवाल आप करोगे तो इसमें टाइम लगेगा। ऐसे के क्वेश्चनों के लिए हम क्या करते हैं कि ऑप्शन से चेक करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन से चेक। तो भाई एक वैल्यू हमारी यहां पे जो 5 निकल गई है वो क्या निकली है? परफेक्ट वैल्यू निकली है। इसका मतलब यहां पे किसी भी एक स्क्वायर रूट का मान यहां के अंदर कितना बना होगा? 25 बना होगा, तभी तो भाई 5 निकलेगा। क्या निकलेगा? 5। तो भाई
पॉजिटिव वाले का अगर मैं यहां पे 5 बनाने की कोशिश करूं तो यहां पे वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? अगर हम 3 से चेक करते हैं तो 3 चौके 12 और 12 9 21, यहां से तो ये नहीं होगी वैल्यू, 3 तो वैल्यू नहीं होने वाली। अब अगर 4 से चेक करते हैं तो 4 चौक 16 और 16 9 25, ठीक है भाई। तो अगर यहां पे 25 हो जाएगा तो यहां से तो ये 5 निकल गया, बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो 4 चौके 16 और 16 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा अंडरूट के अंदर। आप कहोगे ये भी ठीक है, तो भाई यही तो हमें चाहिए था। तो अगर यहां पे अंडरूट 7 + 5 बन गया, क्या रखने से? x की वैल्यू 4 रखने से बना, तो यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन कभी करना नहीं है एग्जाम में, ऑप्शन से ही चेक करना है, अदरवाइज ये बहुत टाइम ले जाएगा। ठीक है भाई, तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ए अपना व्यवसाय 7,000 रुपए से शुरू करता है, इसके 5 महीने बाद बी उसका भागीदार बन जाता है, तो 1 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा 2:3 के अनुपात में किया गया है, तो बी की निवेश की गई पूंजी कितनी थी? ठीक है भाई, तो इसमें जब बंटवारा होता है लाभ का, तो लाभ का बंटवारा हमेशा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में किया जाता है। तो अगर बात करें भाई कि ए ने कितनी पूंजी लगाई है, ए और बी की बात करें तो ए ने पूंजी लगाई है 7,000 रुपए, ठीक है भाई, और इसने तो पूरे टाइम के लिए लगाया है 12 मंथ्स के लिए। कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। ठीक है भाई, आगे बी की बात करें तो बी का धन दिया नहीं, मान लीजिए इसने x रुपए लगाया है और इसके 5 महीने बाद लगाया था। कितने महीने बाद? 5 महीने बाद। तो इसने धन कितने महीने के लिए लगाया होगा? 7 महीने के लिए। कितने महीनों के लिए? 7 महीनों के लिए। अब जो लाभ बटेगा भाई, लाभ 2:3 का मतलब है 2 रुपए ए को मिलेंगे, तो 3 किसको मिलेंगे? बी को। ठीक है, तो लाभ जो बटता है वो इनके अनुपात में बांटा जाता है। तो भाई 7,000 गुणा 12 बटे x गुणा 7 बराबर ए को कितना रुपए मिला है? ऊपर 2 और नीचे बी को कितना? 3। इसे कैंसिल कर लेते हैं तो 7 से ये कितने बार भाई? 1,000 बार। ठीक है, 2 से कितने बार? 6 बार। तो इसका इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो बनेगी तो 6,000 × 3 18,000। कितना बनेगा? 18,000। तो भाई जो x हमने क्या माना था? b की राशि, तो b की जो राशि निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 18,000। ठीक है, तो a ने 7,000 रुपए 12 महीने के लिए लगाया और b ने x रुपए 7 महीने के लिए, क्योंकि a के 5 महीने बाद b ने राशि निवेश की है। ठीक है भाई, तो हमने दोनों की निवेशित पूंजियां थी उनको क्या कर लिया? अपॉन में रख लिया, a की रेट और धन और समय का गुणा करके, और इन्हें जो लाभ मिला है उनके बराबर क्या? लाभ रख लिया। तो 7,000 गुणा 12 बटे x गुणा 7 बराबर में a और b के जो अनुपात था लाभ का वह कितना था? 2:3। तो इनको रख लिया, काट पीट कर ली, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 18,000। इसका मतलब जो b ने पैसा इन्वेस्ट किया है वह कितना लगाया है? 18,000 रुपए। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। त्रिभुज ABC की 3 माध्यिकाएं AD, BE तथा CF G बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है भाई, तो ये कोई भी त्रिभुज, अगर ABC की बात करें, एक त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये भाई आपका त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये त्रिभुज हो गया। अब बात करते हैं त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं हो जाएंगी AD। माध्यिकाएं क्या होती हैं? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली क्या होती हैं? माध्यिकाएं। ठीक है भाई, मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं? माध्यिकाएं। तो AD माध्यिका हो गई, और यहां से क्या बोला है? BE इसकी माध्यिका है, और CE। ठीक है भाई, तो तीनों इसकी CF। तो AD, BE और CF माध्यिकाएं हैं, और ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं? G। और माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, केंद्रक कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इसमें होता क्या है? इन सबके एरियाज क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर। मतलब इसके जो 6 पार्ट हो चुके हैं वह आपस में इनके जो क्षेत्रफल हैं वो क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। और माध्यिका हमेशा त्रिभुज को एरिया वाइज
बराबर मतलब दो भागों में बांटती है। क्षेत्रफल की बात करें तो बराबर बराबर क्षेत्रफलों में बांट देती है। तो अगर हम बात करें कि पूरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 60, कितना 60 वर्ग सेमी। ठीक है भाई, तो अगर हम इसको 6 बराबर भागों में बांटते हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का वैल्यू कितनी बनेगी, 6 वर्ग सेमी। एक ट्रायंगल की जो वैल्यू बनने वाली है वह कितनी बनेगी, 10, कितनी बनेगी, 10 बनेगी। तो यहां पे जो अलग अलग ये आपको पार्ट दिख रहे होंगे, हर एक की वैल्यू कितनी बनने वाली है, 10 बनने वाली है। कितनी बनने वाली है, 10 बनने वाली है। अब बात क्या पूछी गई है, चतुर्भुज बी डी जी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बी डी जी एफ इसका क्षेत्रफल पूछा गया है भाई। किसका क्षेत्रफल पूछा गया है, इसका। तो यहां कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, 2 ट्रायंगल, तो इसका भी 10 होगा और इसका भी 10 होगा। तो चतुर्भुज बी डी जी एफ का जो क्षेत्रफल बनेगा वह कितना बनेगा, 20 वर्ग सेमी। कितना बनेगा, 20 वर्ग सेमी। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को कि यहाँ पे जो हर एक ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा, प्रत्येक ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा वह कितना रहने वाला है, 10 वर्ग सेमी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितने बने, 2 ट्रायंगल। ठीक है, तो 2 ट्रायंगलों का कितना हो जाएगा, 20 वर्ग सेमी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 30% अधिक निश्चित किया। ठीक है भाई, तो अगर सीपी वस्तु का 100 रुपए है तो इस पे 30% अधिक एमआरपी डाला गया। इसका मतलब एमआरपी कितना डाला गया होगा, 130 रुपए। कितना डाला गया होगा, 130 रुपए। आगे क्या कहा गया है, यदि वह इस वस्तु को अपने दुकानदार को 10% छूट पर बेचता है तो भाई डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो इसका जब हम 10% निकालेंगे तो 10% का मतलब एक जीरो क्या कर देंगे, दबा देंगे, तो कितना दिखेगा भाई, 13। इसका मतलब 13 रुपए का जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो ये वस्तु 117 रुपए में बिकेगी। तो 100 वाली वस्तु अगर 117 में बिक रही है तो 100 से जितना ज्यादा होगा वही भाई लाभ परसेंट होगा। तो लाभ परसेंट होने वाला है वह कितना होने वाला है, 17%। ठीक है भाई, तो पूछा दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो दुकानदार का जो लाभ प्रतिशत होगा वह कितना होगा, 17%। कितना होगा भाई, 17%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी को 500 रुपए में खरीदता है, तदनुसार मेज को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है और इस पर उसे कुल 10 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तदनुसार कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है भाई, तो मेज तथा कुर्सी को 500 रुपए में खरीदता है, मेज को 10% की हानि पर। तो अगर बात करें, मेज को 10% की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। ओवरऑल उसे जो लाभ होता है वह कितने रुपए का होता है, 10 रुपए का। तो 500 रुपए उसने खर्च किए और लाभ कितना हुआ उसे, 10 रुपए का। तो अगर हम 10 रुपए को देखें कि 10 रुपए 500 का कितने प्रतिशत है, तो भाई ये निकलेगा 5 दूनी 10, 2%। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि उससे जो लाभ हुआ वह कितना हुआ, 2%। कितना हुआ, 2%। ठीक है भाई, तो अब जब हम इसमें एलिगेशन यूज करेंगे तो 2 नेगेटिव नंबर से बड़ा है तो 2 में से इसे माइनस करेंगे, तो 2 में से नेगेटिव नंबर को माइनस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। और यहाँ 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब दोनों की जो क्रय मूल्यों का अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो अगर मेज और कुर्सी के क्रय मूल्यों का अनुपात 2:3 है तो 500 रुपए में बांट दीजिए। तो 5 रेशियो के बराबर 500 रुपए, यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 100। ठीक है भाई, तो 1 रेशियो की वैल्यू जब 100 आएगी तो मेज हो जाएगी 200 रुपए की और कुर्सी कितने की हो जाएगी, 300 रुपए की। ठीक है भाई, तो पूछा क्या गया था कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आया है भाई, 300 रुपए। ठीक है, तो 300 रुपए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, एक व्यक्ति 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके लिए वह पहले भाग में 40 किलोमीटर पर आवर की गति से बस में यात्रा करता है
और दूसरे भाग में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी से यात्रा करता है। तदनुसार उसकी रेल की यात्रा की दूरी कितनी थी? तो भाई उसने कुल 285 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की है। उसमें से उसने कुछ दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस से तय की है और शेष 55 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा किससे की है? रेल से की है। तो पूछा गया है कि रेल से उसने कितनी दूरी तय की। तो अगर मैं बात करूं उसने 6 घंटे में 285 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो अगर मैं ये निकालूं कि भाई जो उसकी एवरेज स्पीड रही वह कितनी रही, 285 किलोमीटर जाने में अगर उसे 6 घंटे लगे हैं, तो 6 चौक 24 बचेगा 4, 45 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 बचा कितना 3, 6 30। तो यहां से 47.5 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या रहने वाली है? एवरेज स्पीड रहने वाली है। तो उसको भाई 6 घंटे में 285 किलोमीटर चला है, इसका मतलब जो एवरेज स्पीड बनी उसकी वो क्या बनी? 47.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों की अगर हम अलग अलग बात करें, अगर वह बस से चलता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और अगर रेल से चलता है तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और जिसकी औसत चाल निकली है वह कितनी निकली है? 47.5। कितनी निकली है? 47.5। तो जब हम इसमें एलिगेशन यूज करेंगे तो 47.5 में से 40 को माइनस किया तो 7.5 बचा, और यहाँ 55 में से 47.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी 7.5। तो इसका मतलब 1:1। ये 1:1 आया वह किसका अनुपात है? समय का। इसका मतलब उसने बराबर बराबर समय बस से और रेल से यात्रा की है। तो भाई समय कितना था? 6 घंटे, और 6 घंटे को जब 1:1 में बांटोगे तो 3 घंटे वह बस से चला है और 3 घंटे ही ट्रेन से चला है। अब 3 घंटे जब ट्रेन से चलेगा, रेल से चलेगा, तो दूरी कितनी निकलेगी भाई? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो 55 की स्पीड से अगर 3 घंटे चलेगा तो ये 165 किलोमीटर चलेगा। तो ठीक है भाई, रेल से है कितना चलेगा? 165 किलोमीटर। तो 165 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे इस बात को। हमने क्या किया कि 6 घंटे में यदि वह 285 किलोमीटर चला है तो यहां से उसकी एवरेज स्पीड बना ली। तो एवरेज स्पीड कितनी बनी? 47.5 किलोमीटर पर आवर। जब एवरेज स्पीड 47.5 किलोमीटर पर आवर है, और ये जो एवरेज स्पीड बनी है वो किससे? बस और रेल की चालों से बनी है। तो बस की चाल कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर, और रेलगाड़ी की 55 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से जब एलिगेशन यूज किया तो दोनों के समय का अनुपात निकला 1:1। मतलब उन्होंने बराबर बराबर समय में दूरियां तय की हैं। तो 6 घंटे में अगर वह दूरी तय हुई है तो 3 घंटे बस से चला है और 3 घंटे रेल से चला है। तो 3 घंटे रेल से कितना चलेगा भाई? 55 की स्पीड से 3 घंटे चलेगा तो 165 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बगीचे के रोलर का व्यास 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर है और 2 मीटर लंबा है। तदनुसार वह 5 चक्र में कितनी जमीन समतल करेगा? तो भाई अगर रोलर की बात करें तो ऐसा है, ये रोलर समझ लीजिए, इसकी जो रेडियस दे रखी है त्रिज्या, जो आर की वैल्यू है वह कितनी है भाई? 1.4 मीटर, और जो लंबाई दी है वह क्या बन जाएगी भाई? हाइट बन जाएगी। 2 मीटर क्या है? इसकी लंबाई है। ठीक है भाई, तो 2 मीटर इसकी हाइट है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यह एक चक्कर में कितनी दूरी, कितनी जमीन को समतल करेगा? जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है भाई? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। तो 2 गुणा 22/7। ठीक है भाई, और ये जो व्यास दे रखा था, रेडियस नहीं थी, व्यास था, तो व्यास 1.4 है, तो त्रिज्या कितनी निकलेगी? इसकी आधी हो जाएगी, तो 0.7 मीटर। क्या हो जाएगी? 0.7 मीटर। तो यहां से त्रिज्या लगाएंगे 0.7, और ये लंबाई है वह हाइट बन जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है भाई, तो यहां से पॉइंट हटा लिया और नीचे क्या ले आए? 10 ले आए। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया,
अब ये क्या होगी, एक चक्कर की दूर, एक चक्कर में वह जितनी जमीन समतल करेगा वह उसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। पर उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 5, तो 5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा भाई, वो कितनी जमीन समतल करेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से 5 से ये 2 बार कैंसिल और 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है भाई। तो 22 दूनी 44, तो 44 वर्ग मीटर जमीन को क्या करेगा, यह समतल करेगा। तो हमने क्या निकाल लिया, इसका व्यास दिया था 1.4 मीटर, त्रिज्या आ गई उसकी आधी 0.7 मीटर, और ये 2 मीटर लंबा था, ये इसकी क्या बन जाएगी, सिलेंडर की हाइट बन जाएगी, ठीक है भाई। तो वक्र पृष्ठ निकाल लिया, क्योंकि जितनी भी जमीन ये एक चक्कर में समतल करेगा वो उसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है भाई। तो वक्र पृष्ठ हो गया 2πRH। यहाँ से जब वक्र पृष्ठ 2πRH होगा तो इसका मतलब ये एक चक्कर में इतनी दूरी, इतनी जमीन को समतल करेगा। और हमने 5 का मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि उसने 5 चक्कर में पूछा है कि 5 चक्कर में यह कितनी जमीन समतल करेगा। तो वहां से इसे काट पीट करके जो आंसर निकला वह कितना निकला, 44 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित करें तो शेषफल 3 प्राप्त होगा, ठीक है भाई। तो पहली बात तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि शेषफल बचे तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम में क्या करते हैं, जो नंबर बचता है उसे शेषफल को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शेषफल को ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि वह 13 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है। इसका मतलब जो ये नंबर आएगा वह 13 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब इस नंबर में 13 का भाग जाना चाहिए। अगर ये 13 की बात नहीं करता, भाई ये कहता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 5, 6, 7 से भाग दें तो शेषफल 3 प्राप्त हो, तो सिंपली हम एलसीएम प्लस क्या लगा देते हैं, शेषफल। तो भाई इसमें क्या करेंगे, तो इनका एलसीएम निकालोगे तो 4 और 6 का एलसीएम कितना बनेगा, 12। तो 12 पन 60 और 60 गुणा 7, ठीक है भाई। तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 6 सत्ते 42, कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420, ठीक है। तो जब एलसीएम ये आ जाएगा और यह गुणज वाली बात की जाए कभी, तो क्या करते हैं कि इसके लिए जो हमारा जनरल नंबर बनेगा वह क्या बनेगा भाई, 420, इसमें के का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस कितना शेषफल बच रहा है, 3, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं कि इस नंबर में के की वैल्यू रखते जाएंगे और ये चेक करेंगे कि कब ये 9 से विभाजित होगा। तो ये हमारा जनरल नंबर हो गया। तो इसमें क्या कहा गया है, 13 का भाग जाना चाहिए। कितने का, 13 का भाग जाना चाहिए। तो के की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये 13 से विभाजित हो जाए। तो पहले हम इतने में ही भाग दे लेते हैं, यहाँ से शेषफल बचाते हैं। तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 13 × 39 बचा 3 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो यहां से बचने वाला है 4k + 3, ठीक है भाई। अब इसको k की वैल्यू क्या रखें, अगर हम 1 रखते हैं तो 4 और 3 7 नहीं जाएगा, 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 और 3 11 नहीं जाएगा, 3 रखते हैं तो 4 × 3 12 और 3 15 नहीं जाएगा, 4 से चेक करते हैं तो 4 चौक 16, 16 और 3 19 में भी नहीं जाएगा, 5 से 5 चौके 20 और 3 23 नहीं जाएगा। तो जब हम ऐसे ही चेक करेंगे के बराबर क्या रखेंगे, 9, क्या रखेंगे, 9। तो जैसे ही 9 रखोगे तो 9 चौके 36, 36 और 3 39, 39 में 13 का भाग कंप्लीटली चला जाएगा। इसका मतलब यहां से हमें जो के की एग्जैक्ट वैल्यू मिली वह कितनी मिली, 9। तो 9 रखने पे यहाँ भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस जनरल नंबर में उस वैल्यू को रख देंगे। तो हमारा जो नंबर होने वाला है, संख्या रहने वाली है, वह क्या रहने वाली है, 420 गुणा 9 + के 3। तो ये हो जाएगा 0, 9 दूनी 18, 1, 9 चौक 36 और 1 37 + के 3। तो 3783 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। तो 3783 वह छोटी से छोटी संख्या आ गई कि वह 13 का मल्टीपल भी है। इसका मतलब अगर इसमें हम 13 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचेगा, और इन संख्याओं से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। समझ पाए होंगे इस बात को। तो ऐसा कभी भी सवाल आए तो हम जनरल नंबर बना के चलते हैं इस सवाल में, ठीक है भाई। के का मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम में और शेषफल को जोड़ लेंगे, और जिस नंबर का गुणज कहा जाएगा उससे भाग देते हैं, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है
तो वह संख्या कौन सी है। तो जब संख्या में भाई 21 जोड़ा जाए, मान लिया संख्या x है और इसमें हमने क्या जोड़ा 21, तो अब ये हमें संख्या प्राप्त हुई। तो उसने कहा है कि ये जो संख्या हुई वह अपनी 3 गुनी, तो अपनी 3 गुनी कितनी हो जाएगी 3x से कितनी है, अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम है। ये जो संख्या है वह इससे कितनी कम है, 7 कम है, ये वाली संख्या। तो अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहां से x प्लस के 28 बराबर 3x, इसको इधर ले जाइए तो 28 बराबर 2x, तो यहां से x की जो वैल्यू रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है 14, कितनी रहने वाली है 14। तो 14 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, यदि I एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र हो और कोण A 60 डिग्री हो तो कोण BIC का मान होगा। तो भाई ये त्रिभुज ABC है, ABC, और यहां से अंतः कोण, तो अंतः कोण ये कोण कितने का दे रखा है भाई, ये कोण दे रखा है, ये सॉरी पता करना है, क्या करना है, पता करना है, BIC ये कोण पता करना है। और कोण A जो दे रखा है वह कितना दे रखा है 60 अंश। तो कभी भी अंतः कोण पूछा जाए तो ये क्या होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A का आधा जोड़ देंगे तो BIC अंतः कोण निकल आता है। क्या आ जाता है, अंतः कोण। तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 30, तो 90 और 30 120 डिग्री। ठीक है भाई, तो अंतः कोण क्या होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, जो एंगल उसके ऊपर उसका आधा जोड़ देते हैं। ठीक है, 90 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ये 2 बार प्रिंट हो गया, तो ठीक है भाई, ये हमने निकाल ही लिया था, 120 आंसर इसका होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।